शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, हम सब का हामी और नासिर है। सामीन की खिदमत में रज़िया कपूर खुलूस आदाब। सामीन, हमेशा की तरह हम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने नए मेहमान के साथ। ज़ाहिर सी बात है एक अदबी शख्सियत होंगी हमारे साथ, और इस बार हमने रुख किया है मगरबी बंगाल का, और वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साबरा खातून हिना साहिबा। तो हम इनका खैर मकदम करते हैं अपने नाजरीन और सामीन की जानिब से भी और अपनी तंजीम की जानिब से भी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तो साबरा साहिबा, आप से सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए यहाँ से। हालांकि ये सवालात नहीं है, बस ये है कि हमारे नाजरीन जो हमारे मुंतजिर रहते हैं, हर एक ऐसी शख्सियत के जो ख़ास तौर से उर्दू अदब में जिसका नाम हो, तो उनसे तारुफ कराना और वो सारे काम हम लोग यहाँ इस अपने रूबरू प्रोग्राम में कराते हैं। तो जी सबसे पहले जी तो मैं आपसे यही मालूम करना चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएँ कि पैदाइश कहाँ पे हुई, आपकी तालीम और तरबियत कहाँ पे हुई, वगैरह-वगैरह? जी जी। तो वाकई ये गुफ्तगू है और रूबरू है, तो जाहिर सी बात है अपने बारे में तो कुछ बातें करनी ही होंगी, क्योंकि सारे लोग तो जानते नहीं है और एक दूसरे को जानने का सिलसिला आपने बड़ा अच्छा शुरू किया है आलमी तहरीक उर्दू के जरिए इस प्लेटफॉर्म से। तो जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे इससे जुड़कर, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलिए मैं भी इसका एक हिस्सा बन गई। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, ऐसा है कि मैं मगरबी बंगाल की ही हूँ। मेरे वालिद यहीं पे स्कूल में थे, लेकिन मेरा आबाई वतन बिहार है। अच्छा। बिहार, जी, बिहार आबाई वतन है और इत्तेफाक से पैदाइश भी मेरी वहीं हुई। लेकिन फिर वालिदा यहाँ आ गई, अब्बू की यहाँ नौकरी थी, तो फिर हम जी, लोग मुस्तकिल तौर पर फिर यहीं रहने लगे। और अभी माशाल्लाह मेरी जो तालीम हुई, जो हुगली जिला है मगरबी बंगाल में, एक हुगली जिला, जी, वहाँ के प्राइमरी स्कूल से हाजी मोहम्मद मोहसिन एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, तो उन्हीं के नाम से एक प्राइमरी स्कूल है, हाजी मोहम्मद मोहसिन प्राइमरी स्कूल। वहां से मेरी पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है, फिर अदबी सोसाइटी हाई मदरसा, उसके बाद उस जमाने में कॉलेज में 11 जी, 12 की पढ़ाई होती थी, हायर सेकेंडरी की। तो हम लोगों ने फिर डायरेक्ट मैं कॉलेज में चली गई, तो कॉलेज भी हुगली मोहसिन कॉलेज मगरबी बंगाल का बहुत ही नामवर गवर्नमेंट कॉलेज है। तो वहां से मैंने हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन किया। उर्दू जी, ऑनर्स और अंग्रेजी और तारीख मेरे जो सब्जेक्ट्स थे मजामीन, तो उसके साथ फिर उसके बाद मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी चली गई। जी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिर तालीम का सिलसिला जारी रहा, वहीं से मैंने एमए किया, वहीं से बीएड किया, वहीं से पीएचडी किया। तो ये सब, जी, अब बाकी सारे मामला जो है बर्दवान यूनिवर्सिटी के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुए, और वहीं से जी, तय पाए फिर ये सिलसिला आगे चल निकला। यही जी। यही है, इब्तदाई तालीम से लेकर आला तालीम तक, बस ये मामला रहा मेरे साथ। अच्छा, ये जी। तो इसी बीच में फिर ये अदबी सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मतलब ये अफ़साना निगारी और अदबी, जी जी। मैं आपसे आज वाक़िया। गुफ्तगू कर रही थी, जैसे आपने एक बात कही कि बचपन से, मैंने आपसे पूछा कब से लिख रही हैं, तो आपने कहा कि बचपन से। तो ये जी, जो जरासीम होते हैं ना, वो बड़ी ही क्या बोले, बड़ी ही सूरत के साथ कहीं ना कहीं से सरायत कर जाते हैं जिस्म में और जहन में, और इंसान को इस तरह के मामलात जो दरपेश होते हैं। तो स्कूल में मेरे एक उस्ताद थे अंग्रेजी के, खलीश इम्तियाजी, खुर्शीद सर नाम था, खलीश इम्तियाजी के नाम से वो लिखा करते थे। तो पहली जी, बार तो मैं उनसे मुतासिर हुई और मैंने वहीं से फिर एक तहरीक मिली। तो इस तरह से स्कूल के जमाने से, लेकिन बाकायदा कॉलेज में जाने के बाद मेरी पहली तहरीर शाये हुई। उसके बाद यूनिवर्सिटी में गई, तो वहाँ कॉलेज में जो असातिज़ा थे, प्रोफेसर असदुज़्ज़मा असद थे, प्रोफेसर नुसरत जमील थे, शब्बर सर थे, और मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शाहिद अख्तर थे। इन लोगों ने बड़ी मतलब एक तरह से कहा जाए कि मेरी ज़हनी परवरिश की है, बतौर जी, ख़ास प्रोफेसर शाहिद अख्तर ने कॉलेज में। और उसके बाद जी, जब मैं यूनिवर्सिटी गई, तो वहाँ पे 2 बड़े मोहतरम असातिज़ा जो मुझे मिले, एक प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी और एक हज़रत कैसर शमीम, प्रोफेसर कैसर शमीम। तो जी। प्रोफेसर कैसर शमीम साहब जो थे, वो मेरे अदबी उस्ताद भी रहे हैं शायरी में। तो इस तरह से मैं बिल्कुल इन्हीं लोगों से, मेरी खुशनसीबी है कि असातिज़ा मुझे बड़े अच्छे-अच्छे मिले। यूनिवर्सिटी में आप देखें, अलकमा शिबली हैं, एक नामवर शख्सियत थी उनकी, और फिर प्रोफेसर यूसुफ तकी, डॉक्टर शहनाज नबी और हज़रत कैसर शमीम और प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी। तो ये जो प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अनवर, ये सब जो लोग मिले मुझे, और इन लोगों की जो सरपरस्ती मुझे हासिल रही, या जितने लोगों ने वहाँ से तालीम हासिल की है, जी, यकीनन इन सब की सरपरस्ती हासिल रही उन्हें भी।
तो ये बहुत अच्छा लगा कि बहुत खुशी हुई और एक अच्छा माहौल मिला, एक अदबी ज़ौक़ परवान चढ़ा वहाँ से। जी, और फिर उन्हीं असातिज़ा की निगरानी में बतौर ख़ास 2 असातिज़ा मैं कहूँगी कि प्रोफ़ेसर शाहिद अख्तर और कैसर शमीम साहब ने अदबी रहनुमाई की, और हनफ़ी जी, सर ने तो इतनी ज़्यादा वक़्तन-फ़वक़्तन जो उनसे गुफ्तगू होती रही, क्योंकि मेरा पीएचडी का जो मामला था, वो जी। उस्ताद मोहतरम प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के की निगरानी में ही ओके, मैंने पीएचडी की है। जी, जी, उस वक़्त वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इकबाल प्रोफ़ेसर बनकर आए थे, तो उसी दौरान वो हमने उनसे इस्तिफ़ादा किया और इक्तिसाब फ़ैज़ का ये सिलसिला जारी रहा। यहाँ से जाने के बाद भी मेरी पीएचडी उस वक़्त तक नहीं हुई थी। तो बल्कि जी, उनकी निगरानी में मैं कहूँ कि मैं आखिरी स्कॉलर थी जिन्होंने डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी की निगरानी में अपनी पीएचडी मुकम्मल की। तो जी, इस तरह जी, से इक्तिसाब फ़ैज़ का सिलसिला यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचा हुआ है, और मैंने वहाँ से भी उनसे इक्तिसाब किया है, और अभी भी जो हमारे भाई हज़रात हैं, जो फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र हैं, परवेज़ मुज़फ़्फ़र हैं, इनसे तो बाकायदगी से बातें होती हैं, या फिर इनसे मतलब कि एक सिलसिला बना हुआ है सर के बाद भी। और अभी भी ये मैं देख परवेज़ रही हूँ मुज़फ़्फ़र कि साहब सलाम अर्ज़ कर जी। रहे हैं, परवेज़ भाई जी, आप जी, वालेकुम आप अस्सलाम, मैं देख रही हूँ। जी, जी। जी, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सर से ही इन्हें जी, ये सारी चीज़ें मिली हैं। अल्लाह का जी। शुक्र है। जी। तो ये अफ़साने आप मतलब शुरुआत आपने अफ़साना निगारी से की, अफ़साने लिखने शुरू किए आपने? अफ़साने की जहाँ तक बात है, बैक वक़्त दोनों ही चीज़ें शुरू हुई हैं। अगर देखा जाए तो मैंने अच्छा, मतलब कॉलेज में ही मेरी पहली ग़ज़ल भी शाया हुई कॉलेज मैगज़ीन में, और कॉलेज में ही मेरा पहला अफ़साना भी रुत बदलती है तो पहला अफ़साना भी शाया हुआ। तो ये अच्छा, सिलसिला वहीं से शुरू है, और जी, ये ऐसा हुआ कि दरमियान में मतलब शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा शाया हुई, ग़ज़लें भी छपती थी, और अफ़साने और अफ़सानचे तो उस ज़माने में नहीं थे उस तरह के। अफ़साने शाया होते थे। लेकिन अफ़सानों में फिर ब्रेक लग गया एकदम टोटली। मैं जब स्कूल से जुड़ गई तो बिल्कुल वक़्त नहीं मिलता था, या किसी भी जी, वजह से। तो मैं जी, शायरी की तरफ ज़्यादा माइल रही, और वो ग़ज़लें और नज़्में वग़ैरह कहती रही, लिखती रही, ये सारा सिलसिला चलता रहा। और जी, उसके साथ-साथ जो मेरी तदरीसी जो सरगर्मियाँ थी, चूँकि मैं स्कूल में टीचर थी, तो उसकी भी ज़िम्मेदारियाँ अपनी थी। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा, तो दरमियान में कहीं अफ़साना निगारी बिल्कुल दब-सा गया था। जी, पिछले 2 बरसों से फिर से इसमें एक एक तरह से जो जमूद तारी था अफ़साने में ख़ास तौर से, तो वो फिर से मैंने जी, शुरू कर दिया है, फिर से लिखना पढ़ना शुरू कर दिया है। इस दौरान जो एक और सिलसिला चला, वो जो है तबसरे हैं या मकाले हैं, या जी, सेमिनार में पढ़े गए मकाले या मज़ामीन हैं, तो इससे मैंने कभी मतलब नाता नहीं टूटा। ये लगातार मेरी नसरी सरगर्मियाँ जो हैं, ये चलती अच्छा, रही। हाँ जी, ये बहुत सारा खूब, सिलसिला चलता रहा माशाअल्लाह, अल्लाह का ख़ास करम है कि ये सब इन सब जी। से मैं जुड़ी हुई हूँ किसी भी तरह से। जी। बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये तो ये कहा जाए कि तकरीबन हर सिन्फ़ में आपने उर्दू की खिदमत की है और करती चली आ रही हैं एक अरसे से। जहाँ तक बचपन से लिखने का सवाल है तो एक चीज़ तो ये होती है कि खुद ब खुद ख़्याल आता है। एक ये होता है कि आपके ख़ानदान में कोई मतलब इसी तरह के ख़ानवादे से आप ताल्लुक़ रखती हैं तो उसके असरात आपके अंदर आ जहाँ जाते हैं। तक जी, 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 जी। आप जो कह रही हैं मैं इसके बारे में थोड़ी-सी एक बात क्लियर कर दूँ कि जी, मेरे वालिद पढ़े-लिखे थे, मतलब वो उस्ताद थे, स्कूल में टीचर थे, और इमामत वग़ैरह भी, कभी जुमा की इमामत भी करते थे, मौलाना थे वो। और मेरी वालिदा भी माशाअल्लाह बचपन से ही वो ऐसी होनहार थी कि उस ज़माने में जब वो बिहार में वो बोर्ड का 4th का बोर्ड होता था, तो 4th के बोर्ड में उन्हें मैथमेटिक्स में स्कॉलरशिप मिला था। उसके अच्छा, बाद हाँ, तो इस तरह से, लेकिन हालाँकि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने जब से आँखें खोली, मैंने उन्हें पढ़ते हुए देखा। मैंने देखा कि वो मेरे अब्बू बड़े ज़ख़ीम-ज़ख़ीम नॉवेल लाया करते थे लाइब्रेरी से, तो वो सारा कुछ वो लोग बारी-बारी से पढ़ते थे, या अब्बू पढ़ते थे, हम लोग सुनते थे, ये सिलसिला चलता था। तो मेरे जी, ख़ानवादे में मुझे लगता है कि मेरे अब्बू से पहले किसी ने तालीम हासिल नहीं की। मतलब अच्छा, मेरे दादा माशाअल्लाह एक अच्छे आलिम थे, लेकिन उनके बच्चों में मेरे अब्बू ही सिर्फ़ जो है, वो पढ़ाई की तरफ राग़िब हुए और उन्होंने तालीम हासिल की। तो जी, मेरा जी, जो ख़ानवादा पिछला अगर देखा जाए, तो दादा के बाद या मतलब उसके अलावा किसी ने नहीं पढ़ा। और जो मेरी जब पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, तो आपको क्या बताएँ, मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, हुगली जो इलाका है, जो ज़िला है, जी, वहाँ जी, पर, और आस-पास जो पूरी वो जो दरियाए गंगा जब हुगली में दाखिल होती है, तो भागीरथी जो उसकी एक शाख़ है, तो वो जी, हुगली नदी कहलाती है। इस हुगली अच्छा, नदी यानी भागीरथी के दोनों ही किनारे पर जूट मिल हैं, जूट के कारखाने हैं। तो उन अच्छा, कारखानों में जो काम करने वाले जो मज़दूर लोग हैं, बिल्कुल ही मज़दूर बस्ती है वो।
मैं आपको हुँ, क्या बताऊँ, तो आस-पास का मामला जो था बड़ा गरीब इलाका था और बहुत ही मतलब के सारे लोग अगर देखा जाए तो उन लोगों में हम ही लोग थोड़े बेहतर थे, ज़्यादातर ऐसा था कि हमारे जी, अब्बू स्कूल में थे, वरना अक्सर क्या होता था कि कारखाना बंद हो गया तो भुखमरी की नौबत आ जाती थी, तो बड़ी कस्मोपरसी की ल जी, ज़िंदगी लोग गुज़ार रहे थे और ऐसी सूरत में कोई एक लड़की ज़्यादातर क्या होता था कि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 तक पढ़ती थी, फिर उनकी शादी-वादी हो जाती थी। जी, खुद जी, मेरी जी, बचपन की तमाम सहेलियों की शादी मुझसे बहुत पहले हो गई, 10-10 साल पहले हो गई क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं। कोई 5, कोई 6, कोई 10 करते-करते शादी हो गई। तो जी, मेरे साथ ये मामला है कि मैं अपने घरवालों को सलाम करना चाहूँगी। मेरे अब्बू जो हैं ख़ास तौर से वो डटे रहे लोगों के सामने, समाज के सामने और ये मैसेज भी मैं हर जगह देती हूँ। अपनी हर तकरीर में मैं ये कहती हूँ कि मेरे अब्बू से किसी ने सवाल किया था, एक सर हैं उनके दोस्त थे कि अरे मौलाना चूँकि मेरे अब्बू थोड़ा दाढ़ी-वाड़ी भी रखे थे, मौलाना थे, तो क्या मौलाना बेटी को पढ़ाते ही रहोगे, शादी-वादी नहीं करोगे? मेरे अब्बू का जवाब इतना अच्छा था कि मैं हर जगह इसे कोट करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, ज़रूर करेंगे, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है और निकाह सुन्नत है, तो पहले फ़र्ज़ की अदायगी करवा लें, फिर सुन्नत की अदायगी भी करवा लेंगे। तो इस बहुत तरह से एक अच्छी डटा हुआ आदमी, एक ऐसा सीधा-साधा आदमी जिसने अपनी बेटी पर भरोसा किया। उस ज़माने में जी, हमारे यहाँ से कलकत्ता यूनिवर्सिटी जाने में 2 घंटे, ढाई घंटे लगते थे। जी, फ़ोन का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन घरवालों ने भरोसा किया। मेरे भैया 16 दिन अब्दुल गनी अभी मास्टर हो गए हैं मेरे भैया, टीचर हैं स्कूल में। वो 16 दिन तक हमको कलकत्ता लेके जाते, लेके आते। मैं इतनी बेवकूफ़ ओहो! किस्म की लड़की थी कि जाने भी नहीं सकती थी। पहले ट्रेन में पहले कश्ती, फिर ट्रेन, फिर बस, इस तरह से करके हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी जाते थे। रोज़ वो बाहर बैठे रहते, रोज़ मैं क्लास करती। तो ये सारा सिलसिला रहा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने इलाके की, अपने खानदान की शायद पहली लड़की हूँ जो इस मामले में आगे आई। अभी जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़कियाँ मेरे पीछे तालीम हासिल कर रही हैं, उस इलाके में काफ़ी बड़ी-बड़ी जी, जो मतलब कि डिग्रियाँ उन्होंने ले रखी हैं, डॉक्टरेट किया हुआ है, इलाका काफ़ी काफ़ी डेवलप कर गया है। लेकिन उस जी, ज़माने में घर वालों का सपोर्ट नहीं रहता तो ये मुमकिन नहीं था। तो बिल्कुल, यही बिल्कुल। मामला मेरे साथ है। जी। कहीं न कहीं घरवाले हार ही जाते हैं बिरादरी के और लोगों के आजकल उस माशरे का जो उस वक़्त रहा होगा आपका, उसके जी, आगे जी। घुटने टेक ही देते हैं और मान जाते हैं कि भई हाँ, ये सब हुँ, हुँ। हार जाते हैं बस जी। और लड़कियाँ रह जाती हैं। ख़ैर ये तो जी, जी। आपकी एक मिसाली बात है और हुँ। आपने ये समझिए कि आज जो उर्दू की खिदमत आप कर रही हैं, उससे पहले भी आप कुदरती तरीके से मतलब आपके ज़रिए से एक मिसाल बन के आप वहाँ से निकली तो लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर इससे फ़ायदा हुआ होगा। लड़कियों ने ज़रूर मिसालें दी होंगी आपकी कि भई वो भी तो हैं, उन्होंने भी तो इस तरह से किया है। तो इससे बेशक, क्या होता है कि बेशक। एक हौसला अफ़ज़ाई होती है, एक अच्छा लगता है हुँ। कि मतलब तालीमी तरबियत के मामले में ख़वातीन आगे आएँ, लड़कियाँ आगे आएँ तो अच्छा लगता है इससे। तो इसमें बहुत बहुत खुशी दुआओं के होती है। जी। जी, दुआओं के मुस्तहिक आपके वालिद साहब भी हैं, ज़ाहिर-सी बात है मैं उन्हें बेश सलाम अर्ज़ बेश करूँगी। तो जी। ये सारी चीज़ें कुल मिला के ऐसा होता है ना कि टोटल मिला के एक जगह जब हम कदम रखते हैं तो वो शायरी भी शुरू हो जाती है, अफ़साना निगारी भी शुरू हो जाती है। तो ये मकाला निगारी, खाका निगारी ये सारी चीज़ें तो उसमें अंदर कहीं न जी। कहीं आ ही जाती है। जी, जी। थोड़ा-थोड़ा बहुत ताल्लुक उनसे जी, रहता जी। है। तो बेशक। आप इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब आपका ध्यान जो रहता है मतलब आप इतनी सारी असनाफ़ है उर्दू की और इसमें तकरीबन आप सभी उसमें काम करती हैं, तो सबसे ज़्यादा आपका ध्यान किस तरफ रहता है? मतलब अफ़साना निगारी, शायरी या कौन-से काम जी। को आप दिलचस्पी से सबसे ज़्यादा करती इस सिलसिले में मैं एक बात और ये कहना चाहूँगी आपने वो मैं थोड़ी-सी पिछली बात से थोड़ी-सी बात मैं इसको ऐड करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। जैसे कि एक मिज़ाज जो बना आपने पिछले बार ये सवाल भी किया था, मैं उसको थोड़ा-सा और डिटेल में बताना चाहूँगी तफ़सील से। तो जी, मिज़ाज बनाने के सिलसिले में जो हाथ है, एक तिलनीपाड़ा में हमारे वहाँ पे इलाके में एक इस्लाहुल मुस्लिमीन लाइब्रेरी थी, वहाँ से अब्बू किताबें लाते थे। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम लोग भी बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि हाई मिडल क्लास से नहीं थे, लोअर मिडल क्लास के लोग थे। लेकिन जी, किताबें आती थी लाइब्रेरी से और घर में एक पढ़ाने का माहौल था। तो जी, असातिज़ा तो अच्छे मिले, वालिदैन अच्छे मिले, इसकी उसकी वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे जो पढ़ने की जो किताबें आती थी, नॉवेल एक से एक नॉवेल, इस्लामी नॉवेल, समाजी नॉवेल, रूमानी नॉवेल, क्या नॉवेल, हर तरह की जासूसी नॉवेल पूरा हमने पढ़ डाला है हायर सेकेंडरी और स्कूल के ज़माने में ही। अब्बू को जी, चूँकि दिलचस्पी थी और शायरी में अल्लामा इकबाल और गालिब वगैरह को ही पढ़ने का मौका मिलता था। ज़्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन इकबाल के दिलदादा थे मेरे अब्बू। तो इस तरह से जो किताबें आई तो एक मिज़ाज बनता गया पढ़ते, 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 पढ़ते। फिर जी, लिखने की तरफ अब हम रुजू हुए, अब कुछ लिखना है।
और डेली यहाँ से एक अखबार निकलता था आजाद हिंद, जो अभी बंद हो गया है, उसके अहमद सईद मलिहाबादी उसके एडिटर हुआ करते थे। फिर आबशार निकलता था जिसके सालिक लखनवी थे। तो ये सब लोग, अखबार मशरिक अभी भी निकल रहा है। तो उस जमाने में जो अदबी कॉलम होता था, हम लोग हफ्ते में एक दिन इंतजार किया करते थे उस अदबी कॉलम का। जी, उजाला के नाम से निकलता था कि हम लोग अदबी कॉलम पढ़ेंगे, और फिल्मी जी, दुनिया की बातें, और चहार रंग और आतिशे गुल, ये सारी चीजें। तो एक जी। मिजाज बना। तो फिर मैं दोनों ही तरफ रागिब हुई एक साथ, अफसाने की तरफ भी और शायरी की तरफ भी। और बाद में, अभी चूंकि स्कूल में थी, स्कूल के बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया पिछले 8 बरस पहले, तो बिल्कुल जो है कहना चाहिए कि एक ऐसा वास्ता जुड़ गया तालीम से, जी, तदरीस से। और जी, चूंकि हायर लेवल की पढ़ाई होने लगी, अब यहाँ पे मैंने हायर से ये ग्रेजुएशन को पढ़ाया, पीजी को पढ़ाया, उसके बाद से अभी हमारे यहाँ एमफिल है, हमारे यहाँ कॉलेज में पीएचडी है। तो ये जो लेवल जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे मुताले का शौक भी बढ़ा, मुताला जी, भी करना शुरू किया, और जरूरत भी पड़ी। और जी। दिलचस्पियां तो पहले से थी। वक्त भले ही कम है, हजारों तरह की किताबें पढ़ी हुई है, पढ़ने का वक्त पहले के मुकाबले में कम मिलता है, लेकिन फिर हाँ, भी ज़ाहिर-सी दिलचस्पी बात तो है। हाँ जी, दिलचस्पी तो है। और ज़ाहिर-सी बात इसी में अभी कभी कुछ लिखना होता है, आप भी एक औरत हैं, आप भी जानती हैं, खानगी जी, जिम्मेदारियों से बच बचाकर जो टाइम मिलता है, हम लोग रात को ज्यादा काम करते हैं, रात को लिखने पढ़ने जी, का जी, सिलसिला चलता रहता है, जी, और इस तरह के जी, प्रोग्राम्स वगैरह से भी जुड़ने का मौका मिलता है। तो बस यही जी, है कि किसी भी तरह से हम लोग, अगर एक बात जरूर कहूंगी कि औरत होने के नाते हम लोग जितना काम कर रहे हैं, अगर मर्दों की तरह हम लोगों को कुछ ज्यादा टाइम मिलता तो शायद और भी ज्यादा कुछ करते। सही बात है, और भी कुछ, सही हाँ। बात है। तो ये ये सारी जिम्मेदारियां अपने-अपने लेकर चलें। जी। अपने-अपने शौक की भी बात है और सबसे बड़ी बात ये कि ख़वातीन के अंदर जो एक जोश, एक जुनून जो है ना, उससे हर कोई पहचान नहीं पाता है। जी। कि वो क्या करना चाहती है, कैसे तो ये जो चीज़ है पढ़ने-लिखने के बाद में कम से कम स्ट्रगल करने का, मुकाबला करने का, या जद्दोजहद करने का एक हौसला मिलता है कि हम कर हम्म। सकते हैं। हम जवाब जो हमें देने चाहिए वो हम बाकायदगी से और खुश असलूबी से हम जवाबात को देते हैं, जो लोग हमारे साथ जी, इस जी। तरह के सवालात करें कि आप ये क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? तो हाँ, कहीं न कहीं उर्दू के हवाले से ही नहीं, बल्कि ख़वातीन के हवाले से भी मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आप जैसी ख़वातीन माशरे के लिए, मेरे ख़्याल से तो सभी का नज़रिया यही होगा कि माशरे के लिए आप जैसी ख़वातीन का होना, मंज़र-ए-आम पे आना ख़ास तौर से बहुत ज़रूरी है। ताकि बहुत हमारी ज़रूरी है। जी जी। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम कम से कम इस तरह के माहौल से निकल के एक खातून हमारे सामने बैठी हुई है और माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी तालीम और तरबियत, और दूसरी चीज़ ये कि आपकी काबिलियत, ख़ास तौर से मैं कहूँगी कि इतनी ज़्यादा काबिलियत होते हुए भी ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें चलती तो रहती हैं रूटीन में, लेकिन हुँ। इनको सब लोग नहीं देख पाते हैं। सब लोगों के जी। सामने ये सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो हुँ। हमारी जो तंज़ीम है, हमारी जो कोशिश है, ये हमारी सारी काविशें इसीलिए हैं कि हम ऐसे-ऐसे लोगों को सामने लाएँ ताकि उनकी रोशनी हम तक पहुँचे, उनकी जो जी, बेशक, सलाहियतें हैं वो हम तक। बेशक, बेशक। आप ये जी, बात सही कह रही हैं रज़िया साहिबा। देखिए, ऐसा है ना कि औरतें बहुत सारी हैं मुआशरे में जो काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें जी, सही मौका, सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है। उनको जी, उजागर करने की ज़रूरत है, वाक़ई उनको ज़रूरत सामने लाने की ज़रूरत है। और है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ पे हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरों को भी सामने आने का मौका मिले। जी, अब देखिए, जी, मैंने एक अदबी तंज़ीम बनाई हुई है, जब से मैं कॉलेज में आई तो मैंने एक अदबी तंज़ीम बनाई हुई है। कारवाने अदब रानीगंज के नाम से वो तंज़ीम चलती है। इस जी, तंज़ीम में मैं आपको बताऊँ कि जहाँ पे सीनियर लोग हैं, वहाँ पे जूनियर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं। जी। और जब बहुत से ये अच्छी तंज़ीम बनी है, रानीगंज में जो प्लेटफ़ॉर्म लोगों को मिला है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत अच्छे राइटर थे, शायर थे, अदीब थे, अफ़साना निगार थे, ड्रामा निगार थे, बिल्कुल कहीं खो से गए थे। मैंने जी, उनसे उनको एक तरह से दरियाफ़्त किया, उन्हें फिर से सामने लेकर आई। जी, तो जी, उन्हें जी, एक जी, प्लेटफ़ॉर्म मिला, तो उन्हें बहुत खुशी हुई, तो हर महीने बाकायदा नशस्तें हुआ करती हैं। और जो नए लड़के हैं, जिसमें मेरे शागिर्दान भी कई एक हैं, नए लड़कों में बहुत सारे ऐसे हैं, एक लड़की है सायका गयास, जो पिछले महीने जो है मैं समझ रही हूँ कि नवंबर के महीने में, शायद नहीं, सितंबर के महीने में ख़वातीन की दुनिया में उनका एक अफ़साना भी शाया हुआ। तो इस तरह से अच्छा, मेरे और भी जो दूसरे बच्चे हैं और जो मकाले लिख रहे हैं, वक़ार अहमद है और मुंतशिर है और एहतशाम आमिर है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और लड़कियाँ भी ढेर सारी हैं। जी, तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ बरसों के बाद एक बहुत बड़ा मतलब कि एक एक जिसको बोलते हैं काफ़िला जो है लखारियों का, जिसको पाकिस्तानी लोग जी, जी, लखारी जी, कहते हैं, ज़्यादातर उन्हीं की ज़बान में मैं कह रही हूँ। तो लिखने वालों का एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है सामने आएगा।
और जी, इससे अदब की यकीनन तरवीज जो अशात हो रही है, लोग अदब की तरफ मायल हो रहे हैं। हम लोगों के जी, साथ ये मामला है कि हम लोगों को उस तरह का माहौल थोड़ा कम मिला। जी, यही जी, वजह है कि जो मेरी किताबों का सिलसिला भी बहुत दिन रुका रहा, फिर इधर लॉकडाउन में कुछ किताबें आई, तो ये सब जी, हुआ है, लेकिन दूसरे लोगों को भी सामने लाने की जरूरत, और हम लोग नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा। जी, हम लोग इसलिए उन लोगों को सामने लाने की कोशिशें भी करते हैं कि नई जी, लड़कियां भी आए, औरतें भी आए, और ऐसे लोगों को जोड़े इस प्लेटफॉर्म से। तो ये जी। सिलसिला हमारा भी चल रहा है, आपके साथ हम भी इस कार्य खैर में शामिल हैं, किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह जी, ये हमारा जी, क्या कहा जाए कलम कबीला, हमारा ये जी, कलम कलम कबीला जो कबीला। है जी, जी, कलम ये कबीला, इंशाल्लाह हाँ। चला जी, ये जी, जी। इंशाल्लाह चलता रहेगा और मैं भी देखती हूँ कि अगर आपने एक जगह कहीं जॉइन किया है तो उसके साथ-साथ हमें बाकी लोग भी नज़र आते हैं कि मतलब किस तरीके से हुँ, कितने बड़ी-बड़ी शख्सियत हमारे बीच में हैं और हुँ, कितने हुँ, बड़े-बड़े हुँ। उर्दू दान हमारे बीच में हैं और हम बेशक। लोग उन तक शायद ऐसी जो तंज़ीमें हैं जो जैसे हमारी तंज़ीम है या आपने हुँ, बताया, हुँ। इनके ज़रिए से हम एक-दूसरे को पहचान सकें और क्या कहते हैं उनसे वाक़फ़ियत हमारी हो सके। तो कोशिश तो यही रहती है और मैं आज भी ये कहना चाहूँगी, मैं अक्सर बेशतर अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से ये कहती हूँ कि इस तरह की शख्सियत जो उर्दू के लिए हमेशा से काम करती चली आई हैं, बहुत सारे शायरात हैं, बहुत सारे अफ़साना निगार हैं। उनका क्या होता है कि वो कहीं दूर-दराज़ इलाके में हैं और वो पता चला कि उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, अफ़साने लिखे हैं और शायरी तो इतनी की है कि उनके कई मजमे कलाम छप सकते हैं, लेकिन वो बेचारे हुँ, आगे तक नहीं आ पाते। तो हमारी यहाँ से इस तंज़ीम के ज़रिए से मैं अपने नाज़रीन से भी ये कहना चाहूँगी, मैं अक्सर और बेशतर कहती हूँ इस बात को कि उन लोगों को सामने लाएँ, उन लोगों को हमसे उनका कॉन्टैक्ट करवाएँ और ताकि हम लोग बेशक। उनसे रुजू करें और हम लोग उनसे जुड़ें और उनसे बातचीत करें कि भई हम आपको बाकी जितने भी हमारे मतलब नाज़रीन हैं, उनको ये बता सकें कि भई उर्दू यहाँ तक इस इतना काम करती है। और दरअसल बेशक। ये हुँ, ये तंज़ीम हमारी उर्दू के लिए उर्दू के लिए हमने ये तंज़ीम बनाई है। इंटरनेशनल उर्दू मूवमेंट के उससे तो पूरी दुनिया में ये तंज़ीम हमारी काम कर रही है। जो हुँ, इस हुँ। वक़्त हमारे नाज़रीन हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस वक़्त हमारे नाज़रीन हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी और जो आगे आने वाले वक़्त में हमें जॉइन करेंगे वो भी और आने वाले वक़्तों में जो हमारे प्रोग्राम देखेंगे, उन सबसे एक ही दरख़्वास्त है ये कि प्लीज़ आप इस तंज़ीम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दीजिए क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी जो स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, ये उर्दू के लिए है। तो इस बेशक, बीच बेशक। में साबरा साहिबा मैं एक बीच में एक सवाल मैं आपसे मुझे एकदम ख़्याल आया। आप ये बताइए कि अक्सर और बेशतर एक बात सुनने को मिलती है हमें ख़ास तौर से हम लोगों को जो तख्लीक़कार लोग हैं शायरी, अफ़साना निगारी और उर्दू से जुड़े हुए मेरा मकसद ये है कि उर्दू से जुड़े हुए लोग। एक चीज़ जी, सुनने जी। को मिलती रहती है कि भई उर्दू की आखिरी साँस है, उर्दू दम दे रही है, उर्दू मर रही है, उर्दू जा रही है। तो इस बिल्कुल। तरह की बातें सुन के तकलीफ तो होती है बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर-सी बात है और इसीलिए हम एक-एक झंडा लेके हाथ में हुँ, बल्कि हुँ। एक-एक तमा हाथ में लिए हुए हम खड़े हुए हैं और पिलर बन के खड़े हैं। इंशाल्लाह जाने नहीं देंगे। तो आपके क्या तासुरात हैं इस बारे में? आप क्या समझती हैं कि मतलब नहीं, उर्दू का देखिए, जब मैं मुस्तकबिल छोटी क्या थी है? तब जी, जी, जब मैं छोटी थी तब से ये बात सुन रही हूँ कि उर्दू मर रही है, उर्दू खत्म हो रही है, जी, उर्दू को पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा। जी, लेकिन मैं समझती हूँ, ख़ास तौर से अभी जो देखिए ये लॉकडाउन के ज़माने में जो एक एक अच्छी बात ये हुई है, ज बहुत सारे एक्शन का रिएक्शन भी होता है, बहुत सारे रद्द-ए-अमल सामने आते हैं। इस जी, दौरान एक अच्छी बात ये हुई है कि लॉकडाउन की वजह से वर्चुअली हम लोग पूरी दुनिया से जुड़ गए। जी, जी, ये तो बात है। इंटरनेशनली एकदम बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और जी, रोज़ाना कहीं न कहीं कुछ न कुछ चलता ही रह रहा है। मेरा खुद जी, का बहुत सारा प्रोग्राम हो रहा है ऑनलाइन। तो कहने का मकसद ये है कि अब देखिए उर्दू जो इतने सारे मुल्कों में फैली हुई है, इतनी सारे मुल्कों में उसके लिखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले जब मौजूद है, उर्दू कैसे मर सकती है भई? जी, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उर्दू मरे। हाँ, कुछ ऐसा देखने से बादियों नज़र में ये नज़र आता है, ऐसा समझ में आता है कि शायद उर्दू कोई पढ़ा नहीं रहा है, लोग इंग्लिश मीडियम, अंग्रेज़ी मीडियम की तरफ भाग रहे हैं। लोग दूसरे हिंदी मीडियम की तरफ जा रहे हैं, बंगला मीडियम, हमारे यहाँ बंगाल है तो बंगला मीडियम की तरफ जा रहे हैं, तो इस वज़ह से ऐसा लगता है। मैं कहती हूँ, मैं एक मशवरा भी देना चाहूँगी, जो गार्जियन हज़रात हैं, आप किसी भी मीडियम से पढ़ाइए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम अपने घरों में उर्दू को ज़िंदा रखिए। जी, बिल्कुल, क्योंकि जी, क्योंकि हमारी जो पूरी तहज़ीब है ना, उर्दू तो सिर्फ़ एक ज़बान का नाम नहीं है, उर्दू एक तहज़ीब का नाम है, एक तहज़ीब है, कल्चर है। ये बिल्कुल, हमारी रूह है, हम इसमें चलते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब इसी में करते हैं। तो जी, उर्दू को अगर बचाना है तो अपने बच्चों की घुट्टी में उर्दू डालनी होगी।
वो बिल्कुल। किसी मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन जब गुफ्तगू करें तो उनको पता चले कि हाँ, उर्दू घराने के बच्चे हैं, इनकी जी, तहज़ीब समझ में आए। और जी, हमारा जो एक पूरा जो एक तारीख जो हमारी है, आप देखिए अगर तारीख पलट के देखिए, तो अरबी का जो लिटरेचर है, अरबी से जो फ़ारसी में मुंतकिल हुआ और फ़ारसी के कालिब से ये उर्दू में मुंतकिल हुआ। तो ये बिल्कुल। जो लिटरेचर आया है, हमारा दीनी लिटरेचर भी अगर देखा जाए, तो ये भी तो उर्दू में ही बिल्कुल पोशीदा है। तो अगर हम अपने दीन से भी बेगाना हो रहे हैं, अगर किसी न किसी तरह से इसको जिंदा रख रहे हैं, तो एक तरह से दीन भी हमारा जिंदा है, मतलब जिंदा तो है माशाल्लाह। हमारे कहने का मकसद ये है कि दीन की समझ और दीन की परख भी हमें आएगी। तो बहुत सारी जी, चीजें हैं, हमारी पूरी एक जो गंगा जमनी तहजीब है, अगर दीन से अलग हटके भी हम बात करें, तो हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारा जो कल्चर है, हम जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर कौमों के साथ जो हम मिलजुल के रहते हैं, तो उर्दू में एक बड़ा जखीरा, वाफर जखीरा मौजूद है। जी, लिखने बिल्कुल। वाले भी और लोगों ने जो लिखा है वो भी। जी, क्या ये नजीर ने नहीं लिखा त्योहारों पर, क्या इकबाल ने नहीं लिखा राम और गुरु नानक पे? तो ऐसे बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं। तो उर्दू जी, ने क्या लिखा, उर्दू वालों ने क्या लिखा और क्या दिया, हम कैसे अपने दूसरे बरादरान वतन के पास मुंतकिल कर पाएंगे अगर हम खुद नहीं जानेंगे? बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम लोग इसको जान के रखें और इसको दूसरों तक पहुंचाए भी। तो उर्दू का ऐसा बिल्कुल। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उर्दू का जो है मुस्तकबिल बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अंधेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उर्दू कभी मरने वाली नहीं है। उर्दू इंशाअल्लाह, जिंदा इंशाअल्लाह। रहेगी और एक और भी मेरा ख्याल है कि जिस ज़बान में नात और हम्द कही गई हो, जिस ज़बान में मरासी कहे गए हों, सलाम कहे गए हों, मेरे ख्याल से वो ज़बान मर नहीं सकती। ये एक अलग मामला है। एक एक अलग जी, अकीदा है जो मैंने ये कह दिया, एक अलग यकीन है बल्कि कह लीजिए। जी, जी, तो ऐसे भी जो पस मंज़र जो मंज़र मेरे सामने है, उसके हिसाब से भी मैं कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि उर्दू में इस तरह का कोई मामला है और उर्दू मर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तहज़ीब ज़िंदा रहेगी, हमारा हमारा कल्चर ज़िंदा रहेगा अगर हम उर्दू को अपने घरों में ज़िंदा रखें। अगर इस तरह से हमने काम करना शुरू किया और ख़ास तौर से माएँ अगर इस चीज़ पर तवज्जो दें और हम लड़कियाँ अगर इस चीज़ पे तवज्जो दें, हम औरतें तवज्जो दें, तो ज़रूर ये ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, बेशक, बहुत जी, अच्छी बात कही आपने। जी। मेरे ख़्याल से हर एक की सोच इसी तरह की होनी चाहिए, निखरी साफ-सुथरी सोच, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा एक इतना एक ज़ख़ीम ख़ज़ाना है हमारे पास, इतना बड़ा ख़ज़ाना हमारे पास ऐसे शोरा कराम का, ऐसी शायरात का लिखा हुआ है और आपने देखा होगा कि जैसे कि आजकल के बच्चे ज़्यादातर उर्दू की तरफ रुझान है उनका, इससे भी एक हुँ, हौसला हुँ। अफ़ज़ाई हमारी होती है। भले ही वो रोमन में उर्दू लिख रहे हैं, ये बात अलग है, रस्मुल ख़त की तरफ उनका रुझान नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये भी यकीन है कि वो रस्मुल ख़त भी की तरफ भी उनका रुझान होगा। तो इतने बड़े-बड़े ख़ज़ाने जो हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर अल्लामा इक़बाल हैं और मिर्ज़ा गालिब हैं गालिब और हैं, मीर हैं। जी, जी। मीर तकी, जी, मीर अनीस और दुनिया भर जी। के शायर अज़मत फ़ैज़ी सब भरे हुए हैं। तो इन इन खज़ानों को पढ़ने के लिए तो उर्दू जानना बहुत ज़रूरी है ना, उर्दू बेशक, पढ़ना बहुत बेशक। ज़रूरी है। तो वो नए नस्ल के हमारे लड़के-लड़कियाँ जो आजकल शायरी की तरफ ज़्यादातर रुझान है, मैंने देखा है शायरी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत ज़्यादा हुँ, नए-नए मुशायरे बहुत जो होते ज़्यादा। हैं, उनमें आपने देखा होगा कि हिंदी पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, वो भी बाकायदगी से उर्दू बेशक, के बेशक, अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं, बेशक। उर्दू के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं और फिर शायरी की कोशिश करते हैं। तो भई जहाँ तक आप उर्दू बोलते हैं और अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा-सा रस्मुल ख़त की तरफ भी आ जाइए, ताकि आपको सही मायनों में उनका जो ज़ख़ीरा है, जो इतना बड़ा जी, जी। खज़ाना हमारे पास मौजूद है जो अनमोल है, जिसे कहा जाए, उसको पढ़ने का मौका भी आपको मिलेगा। जी, जी, आप जी, खुद बिल्कुल। को खुद जी। भी पढ़ पाएँगे उनको। ऐसा है ना कि रस्मुल ख़त की जो बात है, जी, रस्मुल ख़त के बगैर उर्दू का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अगर जी, रस्मुल ख़त चला गया मतलब लिखने का तरीका ही नहीं रहेगा और जो फ़ारसी रस्मुल ख़त है अगर हम उसे ही छोड़ दें तो फिर उर्दू उर्दू फिर वो उर्दू नहीं रहेगी, फिर वो हिंदी हो जाएगी। हुँ, क्योंकि ये एक भाषा दो लिखावट ये सब मामला-वामला ये सब चला हुआ था, बहुत कुछ तहरीकें चली, बहुत कुछ चला, लेकिन हम इस पर बिल्कुल इसरार करेंगे हम कि उर्दू का रस्मुल ख़त होना बहुत ज़रूरी है। अब रह बिल्कुल। गई बात कि ये जो रोमन में लिखना, ये आप सही कह रही हैं कि नई नई पौध जो है, नई नस्ल जो है, वो बहुत जी, ज़्यादा उर्दू शायरी की तरफ माइल है। आप देखिए ना इंस्टाग्राम पे जो अशआर वगैरह वो लोग कोट करते हैं, जी, जो जी, जी, लोगों को फ़ॉलो कर रहे हैं, जी, शुअरा को फ़ॉलो कर रहे हैं। आज नई नस्ल के जो शुअरा हैं, उनको फ़ॉलो किया जा रहा है और उनके जी, अशआर कोट किए जा रहे हैं, पुरानी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये वाक़ई खुशाइंद है। ऐसा नहीं है कि उनसे बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत है। नई नस्ल उर्दू को समझ रही है, उर्दू को बोल रही है और उर्दू के ज़रिए अपने जज़्बात का इज़हार कर रही है। ये बिल्कुल, सब कुछ हो रहा है। अब रह गई बिल्कुल। रस्मुल ख़त की बात, तो मैं ये कहूँगी कि हम जो असातिज़ा हैं, मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा असातिज़ा पे ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपना जो जो कुछ भी लिखें, वो पहले अपना रस्मुल ख़त दुरुस्त करें।
उसके जी, बाद दूसरों को भी इस बात पे माइल करें कि अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो रोमन में ना लिखें, उर्दू को बिल्कुल, उर्दू में लिखें। और उर्दू में अगर ही लिखें। अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्योर इंग्लिश लिखें। जी, उसमें फिर इंग्लिश ग्रामर का इस्तेमाल करके आप प्योर अंग्रेजी लिखे ना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अंग्रेजी को अंग्रेजी में लिखे, उर्दू को उर्दू में लिखे। तो जी, इसको एक तहरीक की तरह लेकर चलने की जरूरत है, और हम सब जो जहां है वहीं अपना किरदार अदा करें, वहीं पे अपना बिल्कुल, रोल अदा करें, तो यकीनन इसमें कामयाबी मिलेगी। हम तो सही बात। अपने भी जो मैसेजेस हम लोग कॉलेजेस में है, जो बच्चे जो मैसेज करते हैं या हम लोग जो करते हैं, तो हम लोग खुद भी ताकीद करते हैं कि देखो तुम लोग को जो भी मैसेज करना है, अगर उर्दू लिखना है तो उर्दू में लिखो, रोमन में मत लिखो, जी, वरना फिर सही बात। अंग्रेजी में सवाल करो, वो बेहतर है। तो इस तरह जी, से अगर हम लोग हर वक्त टोकते रहें तो शायद नई नस्ल भी इस तरफ तवज्जो देगी, क्योंकि बिल्कुल, अभी तो उर्दू सीखने के बेशुमार प्लेटफॉर्म्स है। आप उर्दू लिखिए, गलती हो रही है, ये हो रहा है, तो सब कुछ दुरुस्त भी हो जाता है। अंग्रेजी जैसे दुरुस्त हो रही है, तो उर्दू में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं कि जिससे उर्दू सीखा जा सकता है, उर्दू को जी, पढ़ा जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी बिल्कुल, सहूलियात बेतहाशा बढ़ी हुई है, बहुत सारी बिल्कुल, सहूलियात है, बहुत जी, सारी सहूलियात है, लेकिन जरूरत यह है कि उनको कन्वे किया जाए, उनको बताया जाए नई नस्ल को, इस तरह से आपको करना है, इस तरह से उर्दू को अपनी जिंदगी में शामिल करना। उर्दू तो जिंदगी में शामिल है ही, है, अल्फाज की शक्ल में, जुमलों की शक्ल में वो जी, है। बस उनकी शनाख्त करके बताने की जरूरत है कि ये उर्दू है। जी, इसी में हम लोग कहीं चूक जाते हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। जी, तो जी। रस्मुल खत पे जोर देना हमारा ही काम है, हम ही इस चीज को ठीक कर सकते हैं। जी, जी लेकिन इसमें साथ-साथ ये भी है ना कि बच्चों का रुझान हमें ही लाना है इस तरफ को। जो वो बच्चे जी। जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आगे निकल चुके हैं तो हम्म। अगर वो वाक़ई इस तरफ के अगर वो शौकीन हैं और चाहते हैं कि हम उर्दू पढ़ें या अफ़साना निगारी की तरफ जाएँ या शायरी की तरफ जाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अ, बेशक अद बेशक। अगर रस्मुल ख़त नहीं भी आता है उन पे लेकिन एट लीस्ट पढ़ना तो आना चाहिए ना कम से कम, ताकि वो हम्म। चीज़ जो उनके पास मौजूद है और वो उससे अंधे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएँगे, वो देख नहीं पाएँगे। क्योंकि बेशक। बहुत सारी चीज़ें मैंने माना हिंदी में भी कन्वर्ट हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन उर्दू में जो चीज़ें हैं, उर्दू के अल्फ़ाज़ जो उसमें मौजूद हैं, उनको आप हिंदी में पढ़ेंगे तो वो लुत्फ़ नहीं आएगा, मेरे ख़्याल से, बिल्कुल। मुझे लगता बिल्कुल है। नहीं, क्योंकि वो जो हमारे दिमागी यहाँ जो काफ और काफ का जो फर्क है, या सीन और शीन जी, का फर्क है, और जी, जीम है, जाल है, जे है, जो है, ये सारा जो फर्क है, ये फर्क हम हिंदी में कैसे लाएंगे? कुछ जी, चीजें हैं, कुछ बिंदु बिंदु वो लोग भी डालते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कुछ ऐसा फर्क है जिसको समझने की जरूरत है। जो उर्दू रहेगी, उर्दू उर्दू के अल्फाज में, उर्दू को उर्दू रस्मुल खत में लिखेंगे, तभी मुकम्मल जो है वो माना और मफहूम जो है वाज़ह होगा। तो बिल्कुल, इसके लिए रस्मुल खत पे पूरा ज़ोर देना होगा। हम तो यही कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं कि आप किसी भी इलाके में इलाकाई ज़बान को पढ़ाइए, या फिर इंटरनेशनली जो ग्लोबल लैंग्वेज है, जो अंग्रेज़ी है, उसको आप पढ़ाइए, चाइनीज़ को पढ़ाइए, कुछ कुछ भी पढ़ाइए। लेकिन अपने बच्चों को बचपन से ही उर्दू लिखना, पढ़ना और बोलना ज़रूर सिखाइए। वो जब अंग्रेजी की जरूरत पड़े तो अंग्रेजी बोले, जब चाइनीज की जरूरत पड़े चाइनीज बोले, जिस जबान की जरूरत पड़े उसमें माहिर है तो बोले, बेशक बोले, लेकिन वो उर्दू भी पढ़े। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बंगाल में कम से कम रस्मुल खत का वो मामला नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने यूपी वगैरह में देखा है, हालांकि यूपी में भाई उर्दू का गढ़ है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, बहुत सारे इलाके हैं जो दोआबा गंगो जमन का जो इलाका है, दिल्ली का जो इलाका है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन वहां पे मैं अक्सर शायरात वगैरह को भी देखती हूँ कि उर्दू में शायरी कर रही है और रोमन में और हिंदी में लिख रही है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बंगाल में जी, कम से कम मैंने ये चीज देखा है कि यहाँ जो लोग उर्दू की शायरी करते हैं वो उर्दू में ही लिखते हैं। कभी जी, किसी को मैंने रोमन में लिखते हुए नहीं देखा, कम से कम शायर और अदीबों को तो नहीं देखा बिल्कुल। तो इस तरह से ये जो चीज है, ये रस्मुल खत पर हमारे बंगाल में बहुत जोर दिया जाता है। और रह बहुत गई अच्छी बात अपनी तहजीब को बचाने की, तो मैं यहाँ एक बात करूँ, चूंकि मैं बंगाल में रह रही हूँ, तो बंगाली जो कौम है ना, मैं बताऊं आपको कि बंगाली कौम अपनी जबान से इतनी मोहब्बत करती है। आप देखिए, इंटरनेशनली जो यौम आलमी मादरी जबान जो बना, वो बंगला की वजह से बना, बांग्लादेशियों की वजह से बना। उन लोगों ने वहां तक पहुंचाया इस जबान को। और इन लोगों की मोहब्बत का ये आलम है, अपनी तहजीब और अपनी जबान से इतनी मोहब्बत ये लोग करते हैं कि मैंने कई डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ जो प्योरली मेडिकल डॉक्टर हैं, उनके बगल में जब हम लोग जाते हैं ना उनको दिखाने के लिए, मैं देखती हूँ कि वो बगल में नॉवेल रखे हुए हैं और नॉवेल का मुताला कर रहे हैं। ऐसे जी, ऐसे लोग मौजूद हैं। और एक बात, अखबारात अखबारात, हम हमारे यहाँ उर्दू के अखबारात सबके यहाँ घर पे नहीं आते। बहुत सारे जी, लोग हैं जो उर्दू का अखबार खरीदना बिल्कुल पैसे का जिया समझते हैं। जी, बंगाली जी, किसी दूसरे से अखबार मांग के नहीं पढ़ते, वो उनके हर घर में अखबार आता है। तो वो अपने अपना अखबार का अपनी बंगला जबान में मुताला करते हैं, और इस जी, वजह से उनकी बंगला इतनी तरक्की पर है, और इस वजह से वो जिंदा है। अगर हम भी इस चीज को अपना लें, हम सैकड़ों रुपए इधर उधर फालतू में खर्च करते हैं, हम 5 रुपए का एक अखबार अपने घर के लिए नहीं खरीद सकते।
हम इतने मतलब गए गुजरे हो गए हैं, मतलब क्या कहा जाए। बहुत सारे जी, लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं। अगर हम लोग जरा सा इस पर गौर करें, हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं, हमारे यहाँ जो त्योहार होते हैं, हजारों हजार रुपए के कपड़े हम खर्च करते हैं। हम सालाना अगर एक अखबार पे जोड़े, अगर 5 रुपया रोजाना का जोड़े तो कितना लगेगा? महीने का बिल्कुल, 150 रुपया। सालाना बिल्कुल, कितना हुआ? कितना हुआ? 2000 2500 रुपए। हम लोग उतना बस भी नहीं कर सकते हैं। इतना भी नहीं कर लेकिन ये सकते। सिर्फ सोच का फर्क है, इसको जगाने की जरूरत है, लोगों को बेदार करने की जरूरत है। लोग इस पर जी, तवज्जो ही नहीं देते। हमारे जी, यहाँ जो फंड, ये जो हम लोग जो बजट बनाते हैं ना, हम अपने घरों में, हम लोग एडुकेशन का बजट सबसे लास्ट में बनाते हैं। जी, उस पर जी। खर्च ही नहीं करते। ये हर घर का मामला है। ये हर हमारा घर अलमिया है, क्या किया जाए, ऐसा होता है। लेकिन इसी पे भी हम फिर भी नाउम्मीद नहीं है, इसमें भी हमें जागने की और लोगों को समझने और समझाने की जरूरत है। हम समझते हैं, मायूस नहीं है, हम अभी भी मायूस नहीं है। हम जी, अपने जी, प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसी तरह से आगे आए, दूसरे लोग भी काम करें, और जिस तरह से जितना जरा भी मुमकिन हो सके अपना अपना हिस्सा डालें। तब जाकर इंशाअल्लाह ताला हमारा ये काम आगे बढ़ता रहेगा और काम होता जी। रहेगा, वाकई। कमेंट्स आप पढ़ रही होंगी साबरा साहिबा, कमेंट्स आपकी नज़रों से गुज़र रहे होंगे, आप शायद पढ़ रही होंगी। जी जी। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। जी फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र साहब भी जो जुड़े हमारे साथ, उन्होंने भी सलाम अर्ज़ किया जी, और वालेकुम मैं पूरा अस्सलाम। पढ़ नहीं पाई उनका। हम्म, तो ये आपने बिल्कुल सही बात की कि हमें सबको इस तरफ रुझान हमारा होना चाहिए ताकि हम लोग जी उर्दू की तरफ ख़ास तौर से तवज्जो दे सकें और ख़ास तौर से अपने बच्चों को। एक तो जी खबरों की अखबारात की मैं एक बात बताऊँ, बल्कि आजकल तो मैगज़ीन्स आपने देखा होगा। मैंने माना नेट बहुत कारामद चीज़ है। मैंने माना कि नेट के ज़रिए से हम लोग बहुत दूर-दूर तक पहुँच रहे हैं और क्या कहते हैं, बहुत सारी जगह हमने वो कर ली हैं, इन्वेंट कर ली है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैं इसकी बताऊँ, सबसे बड़ी बात ये है, बल्कि हमारे लिए नुकसान की बात ये है कि आज मैं बच्चों से कहती हूँ कि बच्चों, उस अखबार में मेरा वो है, मेरे ख्याल से मेरी गज़लें उसमें आई हैं, तो वो फ़ौरन ही ऐसे उँगली घुमाई और नेट पे निकाल के दी, मम्मा ये वाले अखबार में है, ये है, देख लो। मतलब अखबार लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये कीजिए कि जी मैगज़ीन्स आजकल पता चला कि मैगज़ीन पूरा वो पीडीएफ भेज दिया किसी ने, या फिर पूरा पता चला कि नेट पे डाउनलोड है वो वाली मैगज़ीन, या वो नेट पे वो वाला नॉवेल मिल जाएगा, वो सब। भई ये क्या है? अगर हम्म। है भी, माना मैंने, वो अगर है भी, दूर-दराज़ के इलाके जहाँ पे वो हमारी ये तख़्लीक़ात नहीं पहुँच पाती हैं, जैसे उर्दू की मैगज़ीन्स हैं या हमारी नॉवेल है, कोई बाहर मुल्क में जी हमारे जी। नॉवेल पढ़ना चाह रहा है, तो उनके लिए तो ये चीज़ ठीक है। लेकिन वो हम्म मज़ा नॉवेल को हाथ में लेके या ताज़ा-तरीन शुमारा अगर किसी चीज़ का आया है, उसको लेके वो जी, रसाइल पढ़ने का मज़ा जो हाथ में लेके पढ़ने का है, वो कैसे आ बेशक सकता है? बेशक बेशक मोबाइल में बेशक। मोबाइल में उँगलियाँ घुमाते रहो, इतना सा मोबाइल हाथ में पकड़ के और हम लोग बैठे हुए हैं। हर तरह से नुकसानदेह है, आँखों के लिए भी नुकसानदेह है, हमारी अपनी ज़ुबान बेशक के लिए भी नुकसानदेह है। जो रसाइल पढ़ने, हाथ में लेके पढ़ने का मज़ा है, वो तो हो ही नहीं सकता इसमें। और बेशक इसकी बेशक। इसकी जो लज़्ज़त है, उर्दू की जो लज़्ज़त है, मेरे ख़्याल से तो वो रायगा हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। हम्म, वो तो हम उससे लुत्फ़अंदोज़ हो ही नहीं सकते इस तरीके से पढ़ने से। 2-2 लफ्ज़ जी पढ़े, जी। ऐसे-ऐसे उँगली घुमा के और फिर यहाँ से यूँ पढ़ा, यहाँ से तो ये क्या फिर पढ़ना थोड़ी हुआ। ये आपने सही कहा। आपने वही देखिए, अभी क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बात सही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमारी सहूलियात के लिए पूरी लाइब्रेरी को बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया गया है, और सॉफ्ट कॉपी हमारे ही फायदे के लिए रखी गई है। तो ये ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खरीदने से और पैसे खर्च करने से और किताबें लेने से अपना दामन बचा ले, अपना दामन छुड़ा ले। किताबों जी, की अलग खुशबू होती है भाई। बिल्कुल। किताब अलग चीज है, वो एक बेजान चीज नहीं है। किताब हमारे दोस्त है, हम उनको सिरहाने जी, लेकर सोते थे। हमें हमें जी, अभी भी वो याद है कि हम लोग किताब पढ़ते 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 हाथ से गिर जाती थी किताब, तो अम्मी उठाकर उसको रख देती थी। तो जी, ये जो जी, मजा है, ये मोबाइल में नहीं है उस तरह का। नहीं, अब चलिए, हमारी सहूलत के लिए बहुत सारी चीजें उसमें डाल दी गई हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बैक जाकर पढ़ना है, हमें कहीं से कुछ देखना है, कोई कोटेशन जी, देखना है, जी, बहुत दिक्कत होती है। खास तौर से जो बहुत लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, मुझे खुद भी होती है। मैं जब तक किताबें 4 5 8 10 सामने न रखूं, मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या देखना है और कहाँ से देखना है। कितनी बार मैं मोबाइल में चेक करूं, कितना जी, पीडीएफ जमा करूं, मोबाइल का स्टोर भी फुल हो जाता है। तो बहुत जी, सारी जी, दुश्वारियां भी है। ठीक है, हमारी सहूलत बहुत, के लिए जो चीजें नहीं मिलती है, दूर दराज, जैसा आपने कहा, दूर दराज के लोगों तक नहीं पहुंच पाती है चीजें, जी, तो वहां पर हम करें। लेकिन हमें जी, एक अपना बजट जो है, एटलीस्ट एक मिनिमम बजट जो है, इस पर तो करना ही चाहिए कि हम किताबें भी जी, खरीदें। हम कपड़े जी, खरीदते हैं, हम जेवरात खरीदते हैं, हम खाने का अल्लम गल्लम दुनिया भर का जोमेटो और ये और वो जी, फलाना ढिकाना से इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जी, खाने के पीछे, और उसके साथ साथ जो अल्लम गल्लम खाने की वजह से दवाइयों पे भी खर्च कर रहे हैं।
लेकिन हम बिल्कुल, किताबों पे खर्च नहीं कर रहे हैं। कितना सारा बुक फेयर लगता है। अभी मुझे मालेगांव वाले जो बुक फेयर लगा, उसकी खबर सुनकर बड़ी खुशी हुई। करोड़ों की किताबें वहां बिकी हैं, उर्दू किताबें। ये जी, वाकई उर्दू वालों के लिए ये बहुत ही फख्र की बात है और काबिले तकलीद बात है कि हम लोगों जी, के, हमारे यहाँ जो है बुक सेलर्स रो रहे हैं। बुक फेयर में जो किताबें नहीं बिक रही हैं, लोग आते हैं, मेला घूम के चले जाते हैं, चाट फाट बिकता है और वो किताबें नहीं बिकती है। तो ये हुँ, अलमिया है। लोग कहते हैं जी, उर्दू की नौकरी करने वाले उर्दू, अरे भाई जो उर्दू की नौकरी कर रहे हैं वो भी, और जो उर्दू का सो कॉल्ड जो दावेदार है कि हम बहुत उर्दू से मोहब्बत करते हैं वो भी, सारे लोग कम से कम अपने घर में 2-2 अखबार और 2-2 मैगजीन मंगाना शुरू कर दें। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, समझती बिल्कुल सही हूँ कहा। कि अगर ये काम शुरू हो गया, अगर ये ज़ख़ीरा हमारे घरों में जमा होने लगा, तो बच्चे भी उलट-पलट कर देखेंगे ही। बच्चे उलट-पलट के देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे, उनको अपने भी कुछ दिलचस्पी पैदा होगी और वो कुछ लिखने-पढ़ने के काबिल हो जाएँगे। तो ये सब जी, करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने वहीं से सीखा और वही हम अपने बच्चों में मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्वारियाँ हैं, बिल्कुल, आपने जो कहा ना कि मोबाइल वाला मामला, ये हमारे यहाँ भी है, दुश्वारियाँ हैं, लेकिन जी, ज़बरदस्ती उनको घसीट-घसीट के लाना पड़ रहा है कि बाबू ये भी तुम्हारी दुनिया है, ठीक है, लेकिन तुम इसे भी देखो, इसे भी समझो, इसे भी पढ़ो। बेशुमार किताबें आ रही हैं, बेशुमार किताबें आ रही हैं, आप देख रही हैं फ़ेसबुक पर कभी क कोई किसी का नॉवेल आ रहा है, कभी किसी की खुदनविश्त आ रही है, कभी शेरी मजमू आ रहा है, कभी रिसाले निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन ये कि पढ़ने की ज़रूरत है और खरीद कर पढ़ने की ज़रूरत है, ये बहुत अहम चीज़ है, जिसकी तरफ हम लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। जी। बिल्कुल ये अल्लाह ताला का क्या कहा जाए कि अल्लाह ताला का अता करदा एक रिज़्क है इल्म को भी एक रिज़्क कहा जाता है और बेशक, इससे बेशक। इससे हम बिल्कुल अलग-थलग हो जाएँ। अब देखिए महीने में नहीं बल्कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कई हज़ार का खाना मँगाया और खाना एक ही टाइम में खाया हुँ, और खा के हुँ, फारिग हो गए। लेकिन हम हुँ, ₹500 महीने के हम लोग एक मैगज़ीन के नहीं दे सकते। नहीं दे साल के सकते। सॉरी साल हुँ, की। सालाना साल के, जी, जी, साल जी, साल जी। के मैं बता रही हूँ, वो नहीं दे सकते। हुँ, उसके हुँ, लिए हुँ, हम रास्ता देखेंगे मतलब बहुत सारे लोग करते हैं इस तरह से। तो देखिए जो उर्दू की मैगज़ीन छाप रहे हैं इस वक़्त पे, उर्दू हुँ, की रसाइल जो छाप रहे हैं इस वक़्त पे और उर्दू के अखबारात निकाल रहे हैं इस वक़्त, तो एक ज़रा उनको उनकी तरफ ज़रा जाकर देखिए कि वो कितनी मेहनत से वो अखबार निकालते हैं, वो रसाइल हुँ, निकालते हैं, हुँ। उसके लिए वो ज़ख़ीरा इकट्ठा करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है ऑफ़िस है उनका, उसमें वक़्त वो लगाते हैं और सही और गलत बेशक, न्यूज़ को बेशक। देख के वो छापते हैं। तो ज़रा इस ख़्याल को अपने मद्देनज़र रखते हुए भी एक ये भी ख़्याल आना चाहिए ना कि हम अगर खरीद के उस चीज़ को पढ़ें, तो कितना अच्छा बेशक, लगेगा। बेशक। सही उर सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। उर्दू की हमने खिदमत कहा से ना कि मैं हम हाँ, जी, जी। जी, हमने कहा ना कि हमारे यहाँ जो है ना एजुकेशन का बजट सबसे बाद में बनता है। हम लोग जी, सारी चीज़ों का बजट बना लेंगे, एजुकेशन के लिए पैसा ही नहीं है। अभी तो सरकार जो है फ्री एजुकेशन दे रही है, हमारे बंगाल में तो और भी ज़्यादा सहूलतें हैं, बहुत ज़्यादा। क्लास 10 तक तो जी, कुछ पूछना ही नहीं है, कन्याश्री और ये वो दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो इससे पहले भी जो स्कॉलरशिप वगैरह दूसरे इलाकों में भी है, बिहार में, यूपी में, झारखंड कहीं भी है, तो जो स्कॉलरशिप मिल रहा है उसे तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, उसके बावजूद भी ये रोना-रोया जाता है कि पैसे नहीं है, कैसे पढ़ाएँ, पैसे नहीं है, कैसे जी, पढ़ाएँ। उसके अलावा बिल्कुल। आज ऐसे भी दुनिया में लोग मौजूद हैं, आज के दौर में, आज के टाइम में, हमारे ज़माने में नहीं होता था, हम लोग को स्कॉलरशिप भी ढंग का नहीं मिला, इतने अच्छे अच्छे नंबर से पास करने के बावजूद स्कॉलरशिप होता ही नहीं था कुछ उस तरह का, बहुत कम जी, मिला। जी, लेकिन जी, आज देखिए, आज मुखय्यर हज़रात भी बहुत सारे हैं, जो बच्चों को आगे ले जाना चाह रहे हैं, जो बैकअप देना चाह रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि गोद ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें निकली हुई हैं, फ्री कोचिंग्स निकले हुए हैं, जहाँ से बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला आज बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद लोग अगर ये रोना रोते हैं कि हम कहाँ से पढ़ाएँ और हम कहाँ से खरीदें, तो भई अब ईद के मौके पे देख देख लीजिए, हम अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि ईद के मौके पर जो गरीब से गरीब लोग भी जिन्हें हम पैसे देते हैं, ज़कात देते हैं, वो लोग जाके आपसे अच्छा कपड़ा खरीद के लाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बिल्कुल। चीज़ है कि नहीं? लेकिन वो हम किताबें नहीं ठीक है, खरीदेंगे। इतने नहीं इतने खरीदेंगे। इतने पैसों में वो अपने जी, लिए किताब ले सकते हैं और अगर देखिए जी। एक नॉर्मल सी बात मैं कह रही हूँ कि जैसे हमारी मेरे घर जो आती मेड आती है, अगर वो मुझसे आगे ही कहेगी कि बाजी इस साल के आधे महीने की फीस या कुछ फीस मुझे मेरे बच्चों को दे दीजिए, मेरे बच्चों के नाम से दे दीजिए। देखिए हम इस तरफ को सोचते हैं लेकिन जो हमारी मेड है वो कहेंगे अरे नहीं बाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में इतने कहाँ वो है इतना कहाँ इससे कहाँ हो पाएगा मतलब इंग्लिश मीडियम हुँ, स्कूलों में वो पढ़ा रही है अगर हम एक तरफ दफा को चाहें भी कि हम उनकी हेल्प करने चलिए यूनिफॉर्म हम अपनी तरफ से दे देते हैं या हुँ, हुँ, किताबें हुँ। या जी, उनके लिए जी, कॉपीज वगैरह जी। हम लाके दे देते हैं लेकिन उनका इस चीज से पूरा नहीं होगा लेकिन हाँ सही आपने कहा कि ईद बकरा ईद के मौके पे या किसी भी और त्योहार के मौके पे दिवाली भी होती है दशहरा दिवाली इनके मौके पे और भी दिगर तरह की मेड आती है वो जितना खर्चा उस वक़्त पे कर देती हैं, इतने ही खर्चे में वो अपने बच्चों की यूनिफ़ॉर्म और वो किताबें, वो सारी चीज़ें एक सब साथ कुछ लाके आ कर जाएगा।
जी, जी, लेकिन बिल्कुल। रुझान हुँ। नहीं है, रुझान नहीं है। रुझान ही नहीं है, बिल्कुल। यही तो अलमिया है हमारा, कि जी, हम उस जानिब सोचते नहीं हैं। हम तो अपने बच्चों को जो हमारे क्लास में होते हैं, वक़्फ़े-वक़्फ़े से हम उन्हें कहते हैं कि जब ईद के मौके पे कपड़े खरीदते हो ना, तो 1 आध क किताबें भी खरीद लिया करो। कम से कम सालाना ही खरीदो भई, ईद, बकरीद 2 वक़्त ही खरीदो, कि कम से कम कुछ किताबें तुम्हारे घर में तो आ जाएँगी। तो जी, ये जी। हम तरग़ीब देते हैं और हम खुद भी किताबें खरीदते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे भई आपकी तो नौकरी है, तो आप खरीद लेंगी और हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ से करेंगे? ठीक है, हम आपका दर्द समझते हैं। अब जितना है आप ₹5 का अखबार खरीद के दिखाइए, कुछ भी तो कीजिए। तो ये सिर्फ़ ये नहीं कि गरीब, जो हमारे पढ़ा-लिखा तबका है, वो भी इस जानिब माइल नहीं है, किताबों की खरीदारी की तरफ माइल नहीं है। बस एक ही रोना है कि अब उर्दू खत्म हो जाएगी, अब ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। रोने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मालेगाँव का बुक फेयर जो 1.25 करोड़ जहाँ किताबें बिकी 1.25 करोड़ की, वो इस बात का सबूत है कि अभी भी लोग ज़िंदा हैं। लोग खरीद रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। मतलब ये कि हमें अपने अंदर बेदारी लाने की ज़रूरत है। हमें जी, बिल्कुल इसको एक तहरीक की तरह लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तब जी, जाकर जी। यकीनन हमारा जो मुआशरा है, वो इस जानिब भी तवज्जो देगा और नए लोग भी और नए बच्चे भी और जो आस-पास के लोग हैं, वो भी इसकी अहमियत को समझेंगे कि भई हुँ, हाँ, किताबें क्या है और किस तरह से पढ़नी चाहिए। बहुत बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं जिन पर जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए समाज को सुधारने के लिए भी, मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए भी, जिनमें से एक ये चीज़ भी है, तवज्जो तलब है कि किताबों की खरीदारी और रसायल की खरीदारी और अखबारात की खरीदारी, ये भी होना चाहिए। जी। बिल्कुल। देखिए ये उर्दू की तरफ तो उर्दू की जानिब रुझान होना ये बात तो है ही अपनी जगह जिसके लिए हमने एक तंज़ीम भी ये बनाई है और हम इसके उससे काम करना चाहते हैं। अ ये रज़िया काज़मी साहिबा इनके आप अपने नेट चेक कीजिए मेरे ख़्याल से हमारे साउंड तो बाकी लोग भी हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, किसी ने शिकायत नहीं की। मेरे ख़्याल से तो शायद नहीं। उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। वो कह हाँ, रही हैं कि उनके आपकी इलाके आवाज़ में है, जी, जी, कुछ मसला अ, होगा। जी, जी, वो कह रही कि आवाज़ उनकी उन्हें हम हमारी ठीक से नहीं पहुँच पा रही। तो मैं कह रही थी अच्छा, कि जो इस तरह के मसाइल हैं, जो इस तरह की बातें हैं, अगर हम ये साव आपस में डिस्कस करें देखिए जैसे आप हैं, मैं हूँ या हम जैसी और ख़वातीन हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं, जो जी, मतलब इस जी। तरह से आगे बढ़ना चाहती हैं और बढ़ना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहती हैं। देखिए हमें तो जितना बढ़ना था आगे हम ज़ाहिर-सी बात है हम बढ़ ही चुके हैं, लेकिन हम आगे अपने इर्द-गिर्द के लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं आगे। ताकि हमारा जो ये एक मिशन है, हम इसको किन्हीं मज़बूत हाथों में सौंप दें, आगे चल के। जी, हमें अपना बेशक, मुस्तकबिल नज़र आना चाहिए कि भई मैं आज ये काम कर रही हूँ, आगे चल के ये लड़की इस तरह के काम करेगी, तो हम उनको अभी से पकड़ के रखें। तो ये सिलसिला अगर जारी रहे ना हम बाकियों को भी इसी नज़र से देखें, ये सिलसिला अगर जारी रहे कि भई आज हम इस काम को कर रहे हैं, कल अगर हम ये नहीं कर पाएँगे तो ये सामने नज़र आ रहा है ना ये इंसान या ये हुँ, लड़की, ये खातून ये हमारा काम इस तरह से कर लेगी। मतलब ये काम दिल बेशक। से होना है। ये किसी लालच में पड़ के नहीं होना है कि भई हमें नहीं, नहीं, यहाँ से नहीं। इतने पैसे मिल जाएँ, हमें यहाँ से या नाम हो जाए, वो नाम हो जाए, नहीं, ये दिल से होना है। और अगर दिल से कुछ लोग इस तरीके के आगे आ जाएँ तो मेरे ख़्याल से तो 10% लोग भी अगर इस काम को वाक़ई दिल से करने लगे ना, तो फिर यूँ ही चमचमाएगी उर्दू, यूँ ही बेशक, झंडे बेशक, गाड़ और बेशक, इसी बेशक। तरीके से रोशनी फैलेगी उर्दू की। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आज के माशरे में जो उर्दू चल रही है हमारी मेरे ख़्याल से कोई भी ऐसी जगह कोई ऐसी नहीं है जहाँ पे उर्दू की रोशनी ना हो या उर्दू के बगैर कोई काम चल रहा हो। उर्दू से ही चलते हैं सारे। पूरी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हुँ, उर्दू से चलती है। आपने देखा होगा उर्दू, बेशक, 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 फ़िल्मी बेशक। दुनिया, गीत, ग़ज़लें ये वो सारी चीज़ हुँ, सब कुछ सब उर्दू कुछ। से चलता है। हुँ, तो हुँ, उर्दू का मुस्तकबिल आपके जैसे हाथों में और हमारी आने वाली नस्लों के जैसे हाथों में हो तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर है। इसी हवाले से मैं एक आने वाली नस्ल से मुझे याद आया साबरा साहिबा एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जैसे उर्दू की तरफ रुझान है आजकल अफ़साना निगारी में मैंने देखा, शायरी में नहीं सिर्फ़ अफ़साना निगारी में मैंने देखा। अ, ल बच्चे आजकल के लड़के-लड़कियाँ नई नस्ल के बच्चे वो लिखना चाहते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी छोटी कहानियाँ जिन्हें कहते हैं वो भी लिखते हैं। हकीकत पर मबनी जो कहानियाँ होती हैं वो भी बेशक। लिखते हैं और अफ़साना निगारी की तरफ ख़ास तौर से मैं कहूँगी कि फ़िक्शन निगारी की तरफ ज़्यादा रुझान है, आजकल जी, के जी। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि उन्हें मतलब क्या करना चाहिए? मतलब अच्छे से जी, अच्छा क्योंकि एक चीज़ इसमें बीच में ये भी मैं कह दूँ कि आजकल बच्चे लिखते ज़रूर हैं, मैंने अपने घर में भी देखा है, मैंने दीगर इधर-उधर नज़र डाली तो उसमें भी देखा मैंने। वो रातों-रात कुछ ना कुछ कर देना चाहते हैं कि मतलब ये हमने ये लिखा है तो भई अब ये हम टॉप पे पहुँच गए एकदम से।
एकदम उनका दीवान आ हाँ, गया, बिल्कुल, एकदम से उनकी बिल्कुल। हाँ, उनका क्या कहते हैं अफ़सानी मजमू आ गया या हाँ। शायरी का दीवान आ गया ये तो इन सब चीज़ों के लिए कुल मिला के क्या करना चाहिए? मतलब नए बच्चों देखिए को क्या असल में, हाँ, असल में नई नस्ल जो है ना, इसके अंदर टॉलरेंस बोल के नहीं है। मतलब बर्दाश्त की जो एक कुवत होती है ना, अब हम जी, लोगों के जमाने में क्या होता था कि हम लोग कोई भी चीज लिखते थे और बिल्कुल कहीं भेजा छपने के लिए, तो ऐसा भी होता था कि महीनों बल्कि कई महीने गुजर जाते थे, चीजें छपती नहीं थी। ऐसा भी होता था। बाज जी, औकात तो रद्दी की टोकरी में भी चली जाती होगी, फिर दोबारा जी, भेजा, फिर कलम से लिखा, फिर उसको फ्रेश जी, किया, फिर साफ किया, फिर भेजा। तो ये सिलसिला चलता था। अभी हालत ये है कि आज कोई चीज अगर, मेरे भी कई शागिर्द ऐसे हैं, आज कोई चीज अगर लिखी जा रही है तो उसको लिख के ऐसे जस्ट भेजा गया और चाहा कि बस अभी छप जाए। अगर नहीं छपा तो वो बददिल हो गए कि नहीं जी, एकदम फौरी तौर पर मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, और ऐसा और वैसा बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब जी, मामलात है, लेकिन ये है कि ठीक है, आपको सहूलत है भैया, आप तो रातों रात आज एक चीज लिख रहे हैं और कल वो चीज छप जा रही है। ये जी, पहले नहीं होता था। अभी तो कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर से टाइप किया और कंपोज करने के बाद सीधे इंटरनेट से भेज दिया। 10 अखबारों में एक साथ चीजें आ गई। जी, आपकी जी, हौसला अफजाई हो रही है, लेकिन आपको अपने जहन में उन चीजों को पकाने की भी जरूरत है। एक अच्छा जी, और म्यारी लिटरेचर तभी बाहर आएगा जब उसको बहुत अच्छे से पकाएंगे जहन में, बहुत दिनों तक जी, उसको लेके मतलब कि बहुत उस पर मेहनत करेंगे, तब जाकर कोई अच्छी चीज सामने आती है। हम लोग आज भी सीख रहे हैं। देखिए जी, हमारे घर में बच्चे, मेरी बड़ी बेटी बहुत अच्छा लिखती है और बहुत बचपन से लिख रही है, बल्कि मुझसे भी छोटी उम्र से वो लिख रही है। अल्लाह का शुक्र है कि अपने अब्बू से और मुझसे ली है शायद, तो वो बहुत छोटी उम्र से लिख रही है। उसको छपने छपाने का शौक नहीं है, लेकिन मुझे शौक है। मैं उसको तरगीब देती हूँ कि देखो बाबू लिखो। मैंने एक अफसाना छाप दिया उसका, एक कहानी थोड़ी इस्लाह इस्लाह कर दी, छप गई। जी, माशाल्लाह। लेकिन ये है कि अभी बच्चे बहुत मसरूफ है, वो चाहते हैं कि मैं लिखूं तो छप जाए फौरन। वो उस तरफ तवज्जो नहीं देती। मैं कहती हूँ दूसरे बच्चों की तरह इसके अंदर ये जरासीम नहीं है छपने छपाने का उस तरह से, लेकिन फिर भी कहना यह है कि हमें अपने बच्चों में इस चीज को जिंदा रखना है। अगर उसकी हौसला अफजाई इसमें होती है कि चलो हमने जरा सा पुश कर दिया और ये चीज आगे आ गई और ये छप गई, और इसको मतलब कि इसकी हौसला अफजाई हुई, तो इस चीज को जिंदा रखने के लिए हमें मेहनत करनी है। हम खुद भी जी, ये मेहनत करते हैं अपने बच्चों पर, मतलब कि अपने शागिर्दों पर ये मेहनत करते हैं, दूसरे बच्चों पर अपने से जो छोटे हैं उन पर ये मेहनत कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब रह गई नई नस्ल जो है बड़ी जल्दबाज वाक़ई हुई है, तो इतनी जल्दबाजी में तो कोई तीर नहीं मारा जा सकता है। रातों रात अमीर नहीं बना जा सकता, रातों रात अदीब भी नहीं बना जा सकता। उसके जी, लिए बिल्कुल, यकीनन मश्क की और मेहनत की ज़रूरत है, जी, पढ़ने की ज़रूरत है। पहले के लोग अगर कोई शायर बनना चाहता था या शायरी की तरफ राग़िब होता था, तो उन्हें असातिज़ा के दीवान दिए जाते थे कि पहले आप असातिज़ा के दीवान जी, पढ़िए। जी, 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 हाँ, बिल्कुल। दीवाने में गालिब पढ़िए और मीर पढ़ी कुलियात मीर जी, वग़ैरह ये सब पढ़िए। पढ़ने के जी, बाद जब आप पढ़कर आपका ज़हन जो है मौज़ू हो जाएगा, तब जाकर आप शायरी की तरफ माइल होइएगा। जी, तो जी, यहाँ पे जी, हालत वो ये है कि बस काता और ले दौड़ी वाला मामला है कि बस अभी ये और अभी छाप दीजिए, अभी ये हो जी, गया। लिखने नहीं जी, आता है, अरकान की समझ नहीं है, फ़ाइल की समझ नहीं है, बहर की समझ नहीं है और लोग शायरी कर रहे हैं। तो ठीक है, जी, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उन्हें समझाना होगा कि भई आप देखिए, कोई रातों-रात मीर गालिब अमीर कुछ नहीं बन सकता है। अदीब जी, बन सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ी मशक्कत कीजिए, थोड़ी रियाज़त कीजिए। बगैर रियाज़त के, जी, बगैर मेहनत के कहीं भी कोई निखार पैदा होने वाला नहीं है। तो ये रियाज़त बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी जो भी लिख रहे हैं, हमें कोई भी ज़ोम नहीं है कि बहुत बड़े अदीब हैं, बहुत बड़ी शायरा, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि हमको अपनी तस्कीन हो रही है। हम अपनी तस्कीन के लिए लिख रहे हैं। जी, हमारा जी जो है भरता है कि हमको ये लिखना चाहिए, हम वो लिखते हैं। हमारी दिली ख्वाहिश पूरी होती है, हमको रातों की नींद मेरी उड़ जाती है अगर लिखती नहीं मैं, कभी-कभी ऐसा भी जी, होता है। जी, नहीं बिल्कुल, लिखती तो बिल्कुल। मतलब मैंने लिखा नहीं, एकदम बेचैनी रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं, तो कहना यही है कि भई आपको बड़ा अदीब और शायरा और ये और वो नहीं है, लेकिन एक रियाज़ की तरह, जैसे लोग मौसीकी का रियाज़ करते हैं, जैसे लोग जी, एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, जैसे लोग खाते-पीते हैं, जैसे लोग सोते-जागते हैं, जैसे दीगर जी, जी, ज़रूरी काम करते हैं, उसी तरह जी, से बिल्कुल रियाज़ कीजिए। एक फ़र्ज़ समझिए, एक खिदमत समझिए, बल्कि इबादत समझकर आप लिखिए और पढ़िए। अगर इस तरह बिल्कुल, से आप कीजिएगा ना, तो यकीनन कभी न कभी एक कोई ऐसी तख़लीक़ तो सामने आ ही जाएगी। कोई ऐसी चीज़ तो आ ही जाएगी कि क़यामत तक के लिए आदमी एक किसी एक तख़लीक़ के ज़रिए मशहूर हो जाएगा भई, रहती जी, दुनिया तक उसमें असर जी, डाल देगा जी, अल्लाह पाक, कि जी, चलो जी, भाई इसने बहुत रियाज़ किया, इसने बड़ी मेहनत की है। तो बिल बेगरज़ होकर ये काम करने की ज़रूरत है और बिल दिली सुकून मिलता है जो चीज़, और गालिब का ये मक़ौला मैं हमेशा अपने शागिर्दों को भी कहती हूँ और कई महफ़िलों में मैंने ये बात कही है और आपसे भी मैं इस बात को अभी दोहराना चाहूँगी। गालिब ने जी, एक बात कही थी कि जिस जी, शख़्स को जिस शगल का ज़ौक़ हो और वो उसमें बेतकल्लुफ़ उम्र बसर करे, उसी का नाम ऐश है। तो सही, फिर
अगर किसी को लिखने का ज़ौक है, किसी को पढ़ने का ज़ौक है, किसी को गाने सुनने और मौसीकी सुनने का ज़ौक है और उसी में उसकी उम्र बसर हो रही है, तो वो तो ऐश कर रहा है। हम ये सही, समझ सही, रहे हैं कि इतनी सारी परेशानियों में भी अगर हम लिख रहे हैं, तो ये लिखने का जो मौका जब-जब मुझे मिलता है, मुझे लगता है मैं ऐश कर रही हूँ। सही, अगर सही, पढ़ने का सही। मुझे मौका मिलता है, मुझे लगता है मैं तो ऐश कर रही हूँ, चाहे भले ही मेरी नींदें कुर्बान हो जाए। मेरे शौहर बिल्कुल। नाराज़ होते, "तुम सोती-वोती नहीं हो, ठीक से टाइम पे सोया करो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है।" जाने दीजिए, हाई हो जाता है, वो तो सब ठीक है, मैं सेहत भी देखूँगी, ठीक कर लूँगी, लेकिन मुझे सही, पढ़े बगैर नींद नहीं आती है, मुझे लिखे बगैर चैन नहीं मिलता है। तमाम लोग जो मुझे जानते हैं, वो ये जानते हैं, मैं क्या हूँ, नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन कम जी, से कम लिखती तो हूँ, कुछ तो बिल्कुल, कर रही हूँ। मैं बिल्कुल, चाहती बिल्कुल। हूँ कि बस इसी तरह से कुछ तो करें, थोड़ा-सा रूह की हिस्सा डालें उर्दू अदब में। जी, रूह की ग़िज़ा है, थोड़ा-सा रूह की ग़िज़ा है ये उर्दू। बिल्कुल, उर्दू बिल्कुल, लिखना और बिल्कुल। पढ़ना रूह की ग़िज़ा है। एक रूह बार की एक ग़िज़ा। बार जुड़ के देखिए आप जो लोग नहीं जानते उर्दू, मैं उनसे ये कहना हाँ, चाहूँगी कि एक बार हाँ। उर्दू पढ़ के और लिख के देखिए वाक़ई उर्दू मतलब शीरीं ज़ुबान है, वो तो है ही लेकिन उर्दू देखिए, रूह की रज़िया साहबा मेरे कॉलेज में हिंदी वाले हैं, मेरे कॉलेज में बांग्ला वाले हैं, वो लोग एक मुश्त होकर एक बार मतलब हमेशा ये कहते हैं, बार-बार ये कहते हैं कि उर्दू बड़ी मीठी ज़बान में है। अरे আমরা तो माने বুঝতে পারি ना किंतु माने क्या बोले जो तुम बोलती हो ना, वो सुन के बहुत अच्छा लगता है, ऐसा वो लोग कहते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ी बात है उर्दू के लिए। वाक़ई जी, उर्दू जो शीरीं ज़बान है, ये सिर्फ़ ज़बानी ज़बान शीरीं नहीं है। जी, वाक़ई उर्दू शीरीं है जिसको मतलब सुनिए तो कानों में रस घोलती है ये ज़बान। जी, ये जी, ज़बान अगर फ़िल्मी दुनिया में नहीं रहती तो आज फ़िल्मों में वो चाशनी, वो दिलरुबाई, वो दिलकशी पैदा ही नहीं होती। वो गाने वो बिल्कुल। इतने दिलकश ही नहीं होते, वो दिलों को झिझोड़ते ही दिलों के तारों को झिझोड़ते ही नहीं। नहीं जी, रूमानी बातें होती, ना इश्किया कैफ़ियत पैदा होती, ना दीगर कैफ़ियत दिल में आती। ये सही, सब कुछ सही, नहीं होता, ये उर्दू की देन है भई और हमें फ़ख्र है बिल्कुल। कि हम उर्दू वाले हैं। हमें फ़ख्र है कि हम जी, इस ज़बान के अमीन हैं, इस ज़बान के बिल्कुल, वारिस हैं हम। तो जितना भी हम बिल्कुल, लोगों से बिल्कुल। हो पा रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं और करने की जी, कोशिश कर रहे हैं। कोई जी, बड़ा-छोटा हाँ, होने का दावा नहीं है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बस हाँ। यही कोशिश है हमारी कि ये उर्दू का जो ज़ख़ीरा है ये बिखर ना जाए कहीं। देखिए इतनी सारी जी, ख़वातीन हमसे जुड़ी हैं, इस वक़्त अंजुम किदवई साहिबा हैं जी। और क्षमा आपकी है, रज़िया काज़मी अज़ीज़ साहिबा भी थी और शमा अफ़रोज़ ज़ैदी साहिबा, उनका नेट कुछ हाँ, प्रॉब्लम कर रहा है और नूर नूर जमशेदपुरी साहब हैं जमशेदपुरी, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद इकबाल इकबाल हुसैन हुसैन रंग साहब के मुदीर हैं। जी, जी। जी। रंग पर्चा निकलता है, मुदीर हैं उसके अज़ीमुल्लाह हाशमी जुड़े हुए हैं। वो नफ़ी देखिए बहुत बड़े अफ़साना निगार हैं और कई भी बहुत सारे लोग जो पढ़े-लिखे लोग माशाअल्लाह शाइस्ता जुड़े हुए परवीन हैं। साहिबा जी, भी हमारे जी। साथ जुड़ी हुई हैं। ये सबा शाज़िल भी हमारे साथ शाज़ली भी हमारे साथ जुड़ी है, जी, आसिफ़ इज़हार आपा भी हैं हमारे साथ में। जी, हमारे जी। साथ मतलब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जुड़े इस वक़्त सैफुल इस्लाम साहब ये जी, जी। देखिए ये क्या-क्या लोग कह रहे हैं वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी लेकिन इनका नाम मैं बता रही हूँ आपको मुख्तार अहमद जी, जी, फ़रदीन जी। साहब भी हैं, ये भी हमारे हैदराबाद से जुड़े हैं। जी। जी, रज़िया काज़मी जी। साहिबा हालाँकि इनके नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही लेकिन ये हमारे साथ मौजूद हैं तब से। तस्लीम शेख अल्लाह का साहब शुक्र है। जी। ये भी ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब अ, बर्मिंघम से जुड़े हैं परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब, जी, जी, माशाअल्लाह। जी, बिल्कुल। जी। हाँ। असमत तारा ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हुँ। गुफ्तगू में इन्होंने बाकायदगी से हिस्सा लिया है सभी ने। जी, जी, जी। वानी हक नवाज़ साहब हैं नवाज़, ये भी जी। हमारे साथ और शाहबाज़ जबीन हुँ। हमारे साथ हैं और जी, बहुत काफ़ी सारे लोग हैं। जी, जी, माशाअल्लाह। जी, फिरोज़ मुज़फ़्फ़र साहब कहते हैं कि जाने अ, बचती है कि मरती है उर्दू, चंद नस्लों को इसी खौफ व ख़तर में रखी है। हनफ़ी सर का शेर जी। है ये माशाअल्लाह। जी, 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 आपने माशाअल्लाह। पहचान लिया। मैं जी, एक्चुअली पढ़ नहीं पा जी। रही इस वक़्त में। हाँ, जी। तो बहुत अच्छा शेर और वाक़ई हाँ। देखिए डॉक्टर सादिका नवाब सेहर साहिबा हैं, मुबारकबाद जी, जी, डॉक्टर जी। साहिबा ये आपको मुबारकबाद माशाअल्लाह, पेश कर रही हैं। माशाअल्लाह। शुक्रिया, तो शुक्रिया। ये मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोग बाद में आप कमेंट पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं। जी, हमारे जी, साथ जी, इतने सारे बिल्कुल, लोग जुड़े बिल्कुल। तो सबसे आखिर में मैं एक सवाल आपसे कर दूँ क्योंकि वक़्त भी हो चला है। आपसे गुफ्तगू इख्तिताम तक पहुँचने के का वक़्त भी हो चला है तो मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा-सा एक सवाल करना चाहूँगी अपनी तंज़ीम के बारे में। ये जो तंज़ीम है हमारी हुँ, हुँ। आलमी तहरीक-ए-उर्दू इसके बारे में आप अपने ख़्यालात का कुछ इज़हार करें कि ये तंज़ीम आपको कैसी लगी और इससे जी, मतलब जी। ये
किस तरह का काम यहाँ से चल रहा है वगैरह, इसके बारे में आप थोड़ा-सा अपने देखिए, तासुरात सबसे पहली बात ये है कि अभी हम लोग तब से खिदमत के हवाले से ही ज़्यादा गुफ्तगू की है हमने आज आपसे जो गुफ्तगू हुई ज़्यादातर ये खिदमत के हवाले से ही हुई, कि जो जी, जहाँ है वहीं से कुछ न कुछ खिदमत अंजाम दे रहा है। सारे जहाँ में धूम हमारी ज़िबा की अभी सैफुल इस्लाम साहब ने लिखा, तो वाक़ई जी, जी, अभी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह की तंज़ीमें हैं जो बुनियादी सतह पे, ज़मीनी सतह पे काम कर रही हैं। उसके जी, साथ-साथ रसाइल हैं, उसके साथ-साथ अखबारात हैं, ये सब कुछ है। आपकी जो ये तंज़ीम है, आलमी तहरीक-ए-उर्दू ज़ाहिर जी, है आलमी से मुराद ही है कि इंटरनेशनल तंज़ीम है ये, बैनुल अक़वामी अदारा है ये और जी, इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं यकीनन बड़े ही खुलूस के साथ वो लोग अपना काम अपने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में लगे हैं और बड़े ही मुख़लिस लोग हैं, तब जाकर इस तरह के एक प्रोग्राम का इनेकाद वो करते हैं। आज आपने जी, जो ये वक़्त दिया और जो हमको जोड़ा या किसी और को जोड़ा और मुख़्तलिफ़ देखती हूँ मैं अक्सर मैंने देखा कि अभी पिछले हफ़्ते भी वो अतहर खान साहब जुड़े जुड़े थे रामपुर से और उससे पहले भी जी, तो इस तरह का सिलसिला जो आपका चल रहा है, मुख्तलिफ इलाकों से जो आप लोग ढूँढ-ढूँढ के लोगों को लाते हैं और सिर्फ़ हिंदुस्तान से ही नहीं, पाकिस्तान से भी या बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। तो ये एक जी, बहुत बड़ा काम कर रही है, आलमी तहरीक-ए-उर्दू जो है, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है इस अदारा के इस प्लेटफ़ॉर्म से। और इसमें जुड़े हैं जो आप लोग और इस तरह से उर्दू की जो खिदमत कर रहे हैं, ये ढूँढ-ढूँढ कर गोशे-गोशे से, कोने-कोने से लोगों को सामने लेकर आना, ये भी बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा फ़रीज़ा है जो आप अदा कर रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को पता चलेगा कि देखिए उर्दू जो है ना रग-रग में बसी हुई है। जी, जी, ना सिर्फ़ हिंदो-पाक में बल्कि पूरी दुनिया में। तो आलमी तहरीक-ए-उर्दू यकीनन बेहतर काम कर रही है, दिलों को जोड़ने का काम कर रही है। लोग दिलों को बहुत तोड़ने में आज शुक्रिया। के हालात में लगे हुए हैं, दिलों को जोड़ने का काम उर्दू तहरीक कर रही है और इसी वजह से मैं ये कहूँगी कि ये तहरीक वाक़ई काबिल सद-तहसीन है, काबिल तक़लीद है। इसको लेकर इसी तरह की तंज़ीमें आगे आएँ और अपना काम करें, अपनी-अपनी हिस्सेदारी डालें, अपना-अपना हिस्सा निभाएँ, तो यकीनन कामयाबी मिलेगी। और तहरीक उर्दू का ये प्लेटफ़ॉर्म मैं ज़ाकिर मलिक भलिसी साहब का और रज़िया हैदर साहबा आपका बेहद मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि इस तरह से आपने मुझे भी ढूँढ कर इससे जोड़ दिया। ये आप सबकी मोहब्बतें हैं, आप सबकी मेहनत है और आलमी तहरीक उर्दू को अंजुम किदवाई साहब ज़िंदाबाद कह रही हैं। मैं भी अपनी तरफ से ज़िंदाबाद कह रही हूँ कि आलमी बहुत-बहुत तहरीक शुक्रिया। उर्दू ज़िंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तहरीक आप लोग चला रहे हैं कि दिलों को जोड़ रहे हैं और उर्दू को फैला रहे हैं, रगो-रेशे में पेवस्त कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम बहुत कर रहे हैं ये उर्दू के हवाले से। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, साबरा खातून साहिबा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी जानिब से, अपनी तंज़ीम की जानिब से और तमाम वो नाज़रीन जो हमारे साथ जुड़े इस वक़्त और हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल रहे, उन सब का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से भी हमारे साथ ऐसी शख्सियत को आप हमारे रूबरू ज़रूर कराने की कोशिश करेंगे, जिनके ज़रिए से बेशक, हमें कुछ फ़ैज़ हासिल हो बेशक, और बेशक। उर्दू के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकें। तो मैं फिर से एक बार शुक्रिया आपका अदा कर दूँ कि आप यहाँ पे आईं और अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से आपने थोड़ा-सा वक़्त हमारे लिए निकाला। इंशाअल्लाह नहीं, ताला उर्दू के आगे लिए भी मैं आपसे वक़्फ़ हूँ। न व हाँ, उर्दू के लिए मैं वक़्फ़ हूँ, जब भी आप याद करेंगी मैं हाज़िर हो जाऊँगी और जी, आपने जो कहा और लोगों को जोड़ना मैं यकीनन और लोगों के भी नंबर्स आपको दे दूँगी, आप उनसे भी राब्ता करें, उन्हें भी ले आएँ और इस काम में कहीं न कहीं हमारा भी हिस्सा शामिल हो। यकीनन आलमी तहरीक उर्दू बहुत अच्छा काम कर रही है ये तहरीक और हम भी इससे जुड़कर हम अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आलमी बहुत तहरीक का और मलिक भलीसी साहब का, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तमाम नाज़रीन का भी बेहद शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने सुना हमें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।